आपका रंकायन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने आपसे वादा किया था कि एसएससी एमटीएस हवलदार का जो कि अप्रैल में पेपर होने वाला है, उसके लिए दोस्तों बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, क्या लेके आ रहे हैं? बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको आपके पेपर के ही तरह 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसके आंसर दिए जाएंगे, और उस प्रश्न से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके भी आधार पर आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि पेपर में उस क्षेत्र से कोई भी प्रश्न आए तो आपका ना छूटे। यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है एक नहीं दो नहीं, लगभग 20 से 30 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, 700 से लेके 800 एसएससी एमटीएस में जो कि प्रश्न आने की संभावना काफ़ी अधिक है, वैसे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। आप प्रश्न देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि ये जेन्युइनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और कुछ तो पीवाईक्यू भी हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगे, हमने उसको डलवा दिया है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि देखिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन देखिए, सबसे पढ़ो, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है शिव कुमार शर्मा पे और वाद्य यंत्र। दोस्तों, वाद्य यंत्र इनका क्या है उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर सितार हो गया, नादस्वरम हो गया, संतूर हो गया और ढोलक हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिव कुमार शर्मा है दोस्तों, ये कहाँ के हैं? जम्मू के हैं। ठीक है ना, ये जम्मू के हैं। और जो संतूर है, जो संतूर है, ये संतूर वाली मम्मी की बात नहीं चल रहा, संतूर जो वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना, ये संतूर दोस्तों जम्मू और कश्मीर का एक विशेष वाद्य यंत्र भी है। क्या है? एक विशेष वाद्य यंत्र भी है। यदि आपसे पूछ ले कि संतूर किस प्रदेश का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर आपका होगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है ना, और संतूर जो शिव कुमार शर्मा है, यह संतूर वाद्य यंत्र के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि आपसे पूछे सितार, तो पंडित रविशंकर का नाम काफी फेमस है। ठीक है ना, तो यदि सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, और शिव कुमार शर्मा का दोस्तों बात करें तो यह संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, और संतूर वाद्य यंत्र जो है यह जम्मू का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। दोस्तों, सबसे पहले इसका आप लोग अर्थ समझिए। अघुलनशील, एक होता है घुलनशील और एक होता है अघुलनशील। जो घुल जाए, जो दोस्तों घुल जाए वह घुलनशील है, और जो ना घुले वह अघुलनशील है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यदि मैं यहां पर पानी भरूं, क्या भरूं, यहां पे मैं वाटर लूं और इसमें क्या मिलाऊं, इसमें मिल्क मिलाऊं, यह दोनों काफी इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। यह दोनों काफी इजीली मिक्सअप हो जाते हैं और हम इसे आसानी से पी भी सकते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों चीनी, यदि हम इसमें पानी में जो हमारा चीनी है, इसको यदि हम मिक्स कर दें तो यह भी हम आसानी से पी सकते हैं, यानी कि अभी आसानी से घुल जाता है। ठीक है ना, दोस्तों नमक में भी हम पानी में नमक मिलाकर भी हम उसको पी सकते हैं, घोल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पानी में दूध भी घुलनशील है, दूध भी पानी में घुल सकता है, चीनी भी घुल सकता है, नमक भी घुल सकता है। लेकिन दोस्तों चाक पाउडर इज ए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, जो चाक पाउडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि यह काफी आसान प्रश्न है। दूध, चीनी, नमक तो घुल ही जाएगा, आप लोगों ने अपने जनरल लाइफ में भी इसको घोल के देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों जो चाक पाउडर है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके मध्य जो बंध होता है इतना हार्ड होता है कि पानी इसको घोल नहीं पाता। ठीक है ना, इसको समझिए थोड़ा सा कि जैसे ही पानी में हम कोई चीज मिलाते हैं तो जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, H2O के जो यौगिक हैं, फटाफट उसको घोल देते हैं। लेकिन दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को घोल नहीं पाते, तो इसलिए आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा? चाक पाउडर होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सबसे पहले प्रश्न को समझना सीखो। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो हमने क्रिएट किया है। आप लोग बोलते हैं ना, यार ये जो फूल है ये ओरिजिनल नहीं लग रहा है, लग रहा है कागज का बना हुआ है। ठीक है ना, इसकी जो सुगंध है वह ओरिजिनल वाली नहीं आ रही है, लग रहा है सेंट मारा गया है।
तो उसको बोलते हैं कृत्रिम। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है कि जंगल हो गया, जमीन हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, मनुष्य हो गए, इन सभी को मिलकर जो एक तंत्र बनता है जहां पर जीवन की संभावना होती है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो बगीचा, तालाब, झील और जंगल, आप लोग को डिसाइड करना है दोस्तों कि इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। क्या आप लोग बगीचा लगाते हैं? आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, नींबू का बगीचा, फलों का बगीचा लगाते हैं ना, वो क्या, वो एक कृत्रिम है, यानी कि हमने उसको लगाया हुआ है एक स्पेसिफिक पर्पज से। जैसे हमने अपने घर में प्लास्टिक का फूल रखा हुआ है सेंट मार के अच्छा लगे, उसी तरीके से हमने बगीचा को भी दोस्तों लगाया हुआ है फलों को खाने के लिए, ठीक है ना। तो यह भी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बगीचा अपने आप नहीं बड़ा हो गया, अपने आप बड़ा जंगल होता है, लेकिन दोस्तों जो बगीचा होता है एक प्रॉपर मैनर वे में उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पेड़ लगेगा, फिर ये पेड़ लगेगा, फिर ये पेड़ लगेगा, ठीक है ना, 4 अमरूद के, 5 आम के, इस तरीके से। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण दोस्तों क्या है, वह बगीचा है। आप लोग को दिख रहा है अच्छे से ना, ठीक है। तालाब, झील और जंगल यह स्वतः ही हो जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग जंगल में जाते होंगे, हो सकता है तालाब नुमा कोई आपको आकृति दिख जाए, तो उसको कोई बनाया नहीं है, ठीक है ना, वह समय के साथ प्रकृति ने ही उसको बना दिया है। झील हो गया, जंगल हो गया, और यहाँ पे बगीचा इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि ग्लोबल, ग्लोबल मतलब कि विश्व स्तर पे, गैप जेंडर इंडेक्स यानी कि कितने पुरुष पे कितने महिलाएं हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता ही होगा कि भारत का जब सन 2011 का जनगणना हुआ था तो 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं थी। तो यहाँ पर विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व व्यापार संगठन, दोस्तों सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात चल रही है। जब ग्लोबल की बात चल रही है, जब विश्व की बात चल रही है, तो कोई ना कोई विश्व स्तर की ही संस्था इसको बनाएगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो विश्व बैंक जो होता है दोस्तों, इसका काम क्या है? विश्व बैंक का काम है कि लोगों को लोन देना, जो भी देश फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है उनको लोन देते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का काम क्या होता है कि व्यापारिक गतिविधि, जो व्यापारिक गतिविधि है इसको सही से चले, यानी कि सभी देश आपस में मिलजुल के अच्छे तरीके से व्यापार कर लें, इसके लिए यह नियम और कानून बनाती है, ठीक है ना। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने ही ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को जारी किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच। यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब बात करते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? यह काफी आसान प्रश्न है। तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यदि हमारे देश में 1 लाख पुरुष हैं तो यहाँ पर 94,000 महिलाएं होंगी, इस तरीके से यहाँ पर इसका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1000 पुरुषों पर 940 महिला, यानी कि 60 का गैप यहाँ पे है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 740, 840, 640, यार इतना बड़ा भी क्राइसिस नहीं है देश में। तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं यहाँ पर हैं। यह सन 2011 की जनगणना है दोस्तों। सन 2011 की जनगणना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं आने वाले प्रैक्टिस सेट में, उसको भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई नई जनगणना नहीं हुई है लेकिन हो रही है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं इसको? लिंगानुपात, यानी कि लिंग का अनुपात, ठीक है ना, या फिर सेक्सुअल रेशियो। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन मत देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना, कौन सी योजना? अन्न योजना, ठीक है ना। अन्न किसको मिलता है? अन्न मतलब क्या होता है दोस्तों? खाद्यान्न पदार्थ। अन्न मतलब क्या होता है? खाद्यान्न पदार्थ, यानी कि खाने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं। अब सपोज करिए कि आपको खाने की चीज मिल रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि खाने की समस्या है, तभी तो खाने की चीज मिल रही है। यदि खाने की समस्या है तो उससे क्या होगा? गरीबी होगी, तभी तो खाने की समस्या होगी। अब अंबानी को तो खाने की समस्या होगी नहीं, ठीक है, उनके लिए तो अंत्योदय अन्न योजना चलेगा नहीं, उनके लिए तो कोई विशेष स्कीम आएगी 20 लाख करोड़ वाली, ठीक है ना। तो गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि या फिर पर्यावरण दुर्दशा। दोस्तों गरीबी से लड़ने के लिए ही
अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद बात करें बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह बेरोजगारी से लड़ने के लिए चलाई गई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि के लिए नई नई योजनाएं चल रही हैं, जैसे 2 बच्चों के लिए फिर फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या है? गरीबी। अब बात करेंगे भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दूं कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ पर किया था। तो सबसे पहले दोस्तों कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, फिर तो धर्म का प्रचार करेंगे ना, पहले ज्ञान तो प्राप्त हो जाए। तो इनको दोस्तों ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वह बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया में निरंजना नदी, ये भी प्रश्न पूछता है, निरंजना नदी और पीपल का पेड़। ये आप लोग ध्यान दीजिए कि बोध गया एक जगह है, निरंजना नदी, पीपल का पेड़, निरंजना नदी के बगल में, क्योंकि यदि अब कोई वहाँ पे तपस्या कर रहा है तो नदी के बगल में ही करेगा कि पानी पीने की दिक्कत ना हो। पीपल का पेड़ होना चाहिए। इसके बाद से दोस्तों सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। क्या बन गए? सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। फिर ये दोस्तों बोध गया से कहाँ चले आए? सारनाथ। सारनाथ जो है वह बनारस के समीप है और अशोक के यहाँ पे स्तंभ भी हैं, इसके लिए भी सारनाथ को जाना जाता है। और यहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? प्रथम उपदेश दिया, ठीक है ना। और महापरिनिर्वाण की यदि घटना की बात करें तो महापरिनिर्वाण, दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब कि गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और जन्म मरण की मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ गए, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, कि जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, उसको बार बार कष्ट भोगने के लिए धरती लोक पे जन्म उसको लेना पड़े। तो यह घटना कहाँ पे हुई थी? यह घटना दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई गौतम बुद्ध जी की, ठीक है ना। महान आत्मा की मृत्यु नहीं होती ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन अपने नश्वर शरीर को गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के तहत छोड़ दिया। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। निरंजना नदी के बगल में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सारनाथ आए और वहां पे प्रथम उपदेश दिया, ठीक है ना। इसके बाद कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? दोस्तों सारनाथ। आपसे यदि प्रश्न पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या कहाँ पे की थी? बोध गया में की थी। किस नदी के बगल में किया था? निरंजना नदी के बगल में किया था। किस पेड़ के नीचे किया था? पीपल के पेड़ के नीचे किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। ये सब कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन जो इससे बन सकते थे यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। और भी आगे आएंगे तो हम और भी एड ऑन करके बताते रहेंगे आप लोग को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए। NaHCO3, दोस्तों इसका नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। यह तो इसका रासायनिक नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? खाने का सोडा। आप लोग जलेबी वलेबी देखे होंगे तो उसमें जो उसको फुलाने के लिए, ठीक है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर नरम करने के लिए जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वह सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। और दोस्तों इसको बेकिंग सोडा, ठीक है ना, खाने का सोडा है, फिर बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। और खाने की वस्तुएं बनाने के लिए जिस सोडे का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आई? कैल्शियम सल्फेट आपको पता है दोस्तों, यह चूना पत्थर होता है, यह चूना पत्थर होता है। NaH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाँ Na2CO3 क्या है? Na2CO3, इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा। Na2CO3 क्या है? Na2CO3 यानी इसका नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे बीच में H आ गया ना,
तो यह बाइकार्बोनेट हो गया, ऐसे सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यह दोस्तों यह जो सोडा होता है यह कपड़े धोने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धावन सोडा। यदि आपसे पूछ ले कि धावन सोडा का फार्मूला क्या है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और खाने के सोडा का फार्मूला क्या है, तो बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। यही दो प्रश्न सिर्फ पूछते ही पूछते एमटीएस, तो और इससे कुछ नहीं आता। खाने का सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक आप लोग स्पष्ट है। तो सिंपल सी होगी, बेकिंग सोडा पूछ ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा पूछ ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और आपसे यदि धावन सोडा पूछ ले, कपड़े धोने का सोडा पूछ ले तो सोडियम कार्बोनेट, और चूना पत्थर यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, और नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है, दोस्तों यह काफी आसान है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा महीना भारत देश में गिना जाता है, वित्तीय वर्ष जो गिना जाता है वह जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह चलता है, ठीक है ना, भारतीय कैलेंडर के अनुसार। अब बात करते हैं सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा कीजिए। दोस्तों जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी उद्गार से जो चट्टानें निकलती हैं उनको बेसाल्ट या फिर सैम चट्टानें भी कहते हैं। जैसे कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो लार्वा निकलता है उससे जो चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो उसको सैम आग्नेय चट्टानों के उदाहरण की चर्चा करता है। संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, असितास्म, बेसाल्ट। दोस्तों बेसाल्ट, ठीक है ना, सैम आग्नेय चट्टानों से जो चीजें निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। जो चट्टान बनता है उसको बेसाल्ट कहते हैं, और यह प्रक्रिया ज्वालामुखी उद्गार के कारण होती है। अब बात करते हैं गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 में किसकी उपाधि धारण की थी। दोस्तों मैं आपको एक नहीं 3 उपाधि बताऊंगा जो कि आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन जी को देख लेते हैं कि इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने भगवान की छाया, जिल्ले इलाही यानी कि भगवान की छाया, किसकी छाया, भगवान की छाया, या फिर आप इसको अल्लाह की छाया बोल दें, जो भी बोल दें, तो भगवान की छाया गयासुद्दीन बलबन ने धारण की थी, ठीक है ना। ये तो एक हो गया। अब दूसरा दोस्तों पूछ लिया अकबर, किसका पूछ लिया, अकबर ने किसकी उपाधि धारण की। यह तो हो गया गयासुद्दीन बलबन। यदि अकबर बोले, दोस्तों अकबर ने जब गद्दी पर बैठा तो उसने गाजी की जो थी उपाधि धारण की थी, किसकी, गाजी की। तो गयासुद्दीन बलबन का नाम बोले तो भगवान की छाया, जिल्ले इलाही, अकबर गाजी, और सबसे इंपॉर्टेंट औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब ने दोस्तों आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इन 3 उपाधियों का आप लोग देख लीजिए, अकबर गाजी, औरंगजेब आलमगीर, और भगवान की छाया गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। जिले इलाही आज क्या है, आज जिले जमहूरियत है, ठीक है ना। आज का जो हेड बैठा, जैसे आज की जो प्रधानमंत्री है, यदि वो बोले अपने आप को तो जिले इलाही नहीं बोलेंगे, अब वो भगवान के छाया नहीं है, अब वो जनता के छाया हैं, यानी कि अब क्या है, जिले जमहूरियत हैं। बात समझ आई। ये थोड़ा सा उर्दू का शब्द है, आप लोग देख लीजिए। तो गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने भगवान की छाया, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, अकबर ने गाजी की, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बना जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है ना। कुतुब मीनार बनाने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। फिर इसके बाद गुलाम वंश का दूसरा जो शासक हुआ इल्तुतमिश, उसने उसको कंप्लीट करवाया। हमें बोल दिया हूं, आप लोग सुन लीजिएगा बार बार कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है ना। ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। जिले इलाही, भगवान की छाया, इसका आंसर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? आप लोगों ने दोस्तों पिक्चर विक्चर देखा होगा, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी कि डलहौजी वहां पर आ गया और बोला कि आपका कोई पुत्र नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो उसके लिए काफी विद्रोह हुआ। तो व्यक्ति कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है ना। तो व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों समय क्या था? 1846 था। और लाहौर की संधि दिलीप दिख रहे हैं इसमें, महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा? महाराजा दलीप सिंह के द्वारा 1846 में लाहौर की संधि हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? दोस्तों रेगिस्तान की बात करें तो हम राजस्थान की बात करेंगे। पधारो मारे देश, लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान की एक प्रमुख बड़ी नदी है और उसको रेगिस्तान की नदी भी कहते हैं। तो लूनी नदी जहां पर हो वहां पे आप लोग टिक लगा दीजिए। यहां पर मैं एक चीज आपको बताता हूं, कोसी नदी, यह दोस्तों बिहार है, ठीक है ना। बिहार का इसको शोक भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम आता है कोसी अपना रास्ता ही बदल देती है और बाढ़ के आने का कारण बन जाती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष सन 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया? करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्वेश्चन एक यहाँ पे डाला गया है। तो सन 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का मतलब कि मेहमान नवाजी, आप हमारे यहाँ आए हैं, ठीक है ना। तो मेजबानी किसने किया दोस्तों? उड़ीसा ने किया था, ठीक है ना। सन 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा ने किया था। इसका आंसर उड़ीसा होगा। उड़ीसा, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी है तो उड़ीसा से ही होगा, ठीक है ना। तो यह ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर उड़ीसा होगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तीनों जो नृत्य हैं किससे संबंधित है? कल की क्लास में दोस्तों सारे प्रदेश के नृत्यों को विस्तार से बताया गया है, ठीक है ना, कि कौन कौन से नृत्य कौन कौन से प्रदेश में महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रीवियस वीडियो है उसको देख लीजिए, सारे नृत्य आपके क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? यह दोस्तों पॉलिटी का काफी अच्छा प्रश्न है। 2 मिनट आप हमको दीजिए, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों राज्यों में कहीं कहीं एक विधानसभा होती है, कहीं कहीं पर 2 विधानसभाएं होती हैं, ठीक है ना। 2 विधानसभा का मतलब कि एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, और दोनों को मिला के विधानमंडल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, विधानसभा प्लस परिषद, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? विधानमंडल। और दोस्तों हमारे देश में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और परिषद यानी कि विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप यूपी बिहार के चाहे जहां से भी हो, यदि मान लीजिए यूपी और बिहार 2 जगह पे है, ठीक है ना। इसके बाद आप चले जाइए दक्षिण में, वहां पर आंध्र प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना हो गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। यानी कि भारत में 6 राज्य ऐसे हैं, भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है? विधानमंडल है। और हर बार एक न एक प्रश्न आपसे पूछता ही है कि कौन सा क्या है? विधानमंडल है। कहां पर? दो होते हैं सदन, ठीक है। तो इसमें से देखिए, क्या कहीं पर उत्तर प्रदेश बिहार दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, उत्तर प्रदेश बिहार गायब। कर्नाटक दिख रहा है? कर्नाटक भी नहीं दिख रहा है। आंध्र प्रदेश दिख रहा है? आंध्र प्रदेश भी नहीं दिख रहा है। तेलंगाना दिख रहा है? तेलंगाना भी नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर महाराष्ट्र। बस 6 ही हैं, उत्तर प्रदेश बिहार 2 पड़ोसी हो गए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 अलग हुए आपस में, एक कर्नाटका और महाराष्ट्र। 6 को याद करिए, 6 ही में 2 सदन है, और कहीं भी 2 सदन भारत के प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं। एहोल किसकी राजधानी थी? चोलों की, पल्लवों की, चालुक्यों की, पांडवों की? दोस्तों जो एहोल थी, एहोल चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है ना। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी।
ठीक है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है ना। जो कोणार्क नृत्य उत्सव है, जो मंदिर है वहां पर, इसको सन टेम्पल के नाम से भी आप लोग पहचानते हैं। यह कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष सन 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों, सत्रिया एक विशेष प्रकार का सत्रिया नृत्य होता है, उसके लिए टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, काफी यूनिक प्रश्न है इसलिए इसको डाल दिया गया कि टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को सत्रिया नृत्य के लिए दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सारे जो भी रिजर्व हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में जो भी नामीबिया से लाए गए चीते छोड़े गए हैं वह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि नामीबिया से लाए गए चीते मध्य प्रदेश के कहां पर छोड़े गए हैं। निम्न में से किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यूरेनियम 235। दोस्तों, यूरेनियम 235 जो है यह चट्टानों की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है कि यह जो चट्टान है कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर बनी, ठीक है। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, टेनिस से। नोवाक जोकोविच टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा बहुत इसमें चर्चा में है क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों, सानिया मिर्जा ने कितने डबल ग्रैंड स्लैम जीते हैं, कितने सिंगल ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? सानिया मिर्जा ने कब संन्यास लिया? इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि यदि कोई भी संन्यास लेता है या फिर कोई मरता है, कोई बड़ा खिलाड़ी की यदि डेथ होती है फिर वो संन्यास लेता है तो उनसे प्रश्न पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो सानिया मिर्जा संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको बना लीजिए। और इनकी शादी कहाँ हुई थी यह इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट में, टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, टीबी दिवस जो है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। जो टीबी रोग है इसकी रोकथाम और जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बताना है कि 4 फरवरी और 1 दिसंबर को कौन सा रोग मनाया जाता है। HIV हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इन सब के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि लोगों को ना हो, ये सब दिवस मनाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है, प्रैक्टिस के लिए सारा कुछ करा दिया गया है। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस आप लोग के लिए लेकर आया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक जो बच्चे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लग रही है क्वेश्चन बनाने में, इसको सेट करने में। तो अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रांग करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।